किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कृषि दर्शन के माध्यम से आपको कई वर्षों से हम नित्य नई कृषि संबंधित जानकारियां घर रहते देते आए हैं और इसका लाभ भी कई कृषकों को मिला है और इससे उनके उत्पादन में भी बहुत वृद्धि हुई है। किसान भाइयों, ऐसी ही जानकारी लेकर एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं। आज का जो विषय है वो है मिट्टी रहित खेती। जी हाँ, इस विषय पर हमने चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आशीष शर्मा जी को, जो कि कृषि विशेषज्ञ होशंगाबाद से हैं। आशीष जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में भी आपका स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहले तो हम यही बताना चाहेंगे कि जो मिट्टी रहित खेती है, अभी ये विषय बड़ा नया है सबके लिए। इस विषय पर किस तरह से नई खोज हुई और ये विषय किस तरह कारगर है? आखिर ये मिट्टी रहित खेती है क्या सर? सर्वप्रथम इसमें हम ये बताना चाहें कि जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, कृषि में जो मिट्टी रहित खेती, तो शब्द से स्पष्ट है मिट्टी रहित खेती। इसमें मिट्टी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो मिट्टी की जगह अन्य माध्यम जैसे कोकोपीट, परलाइट, कंकड़, बालू आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसका एक प्रकार मिट्टी रहित खेती का ये होता है। तो दूसरा प्रकार है, इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि पौधों के जो उगने के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो 17 होते हैं। तो हम इस आवश्यक पोषक तत्वों को पानी के घोल में उनको उपलब्ध कराते हैं। तो इस तकनीकी होती है, इसको हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। तो एक सवाल इसमें ये आता है कि क्या मिट्टी रहित खेती संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। हमें ये समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि पौधों के उगने के लिए मिट्टी का क्या योगदान है। तो जैसा मिट्टी का योगदान इतना है पौधों के उगने के लिए कि उसमें जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उनकी उपलब्धता मिट्टी के द्वारा होती है। यदि हम ये पोषक तत्वों की उपलब्धता हम किसी अन्य माध्यम के द्वारा करा दी जाए तो इसमें आसानी के से हम मिट्टी रहित खेती कर सकते हैं। जी। इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ये इसका सिद्धांत है। आशीष जी, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये जो तकनीक है अभी नई है, सभी कृषकों को हमारे जो देश में है सभी कृषक इसको नहीं कर रहे हैं। तो ये कहाँ से विकसित हुई है और अभी किन देशों में इसका ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है? सही, आधुनिक जो तकनीकी है खेती की, हाइड्रोपोनिक, ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है वहाँ से विकसित की गई है। डॉक्टर WF गैरिक इसके जनक माने जाते हैं जी। और इन्होंने क्या किया, अपने एक शोध में जो पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे के उगने के लिए। तो उन्होंने एक घोल के रूप में पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराया और उनका जो शोध था वो टमाटर के पौधे पे था। और उन्होंने ये देखा कि बिना मिट्टी के हम उन जो टमाटर का पौधा उगाया, उन्होंने लगभग 20 से 21 फीट ऊंचाई तक उन्होंने पौधा उगाया बिना मिट्टी के। तो उन्होंने इस शब्द का चलन में आया कि हाइड्रोपोनिक्स, इस तकनीक को कहने लगे। और ये आज जो बात कर रहे हैं भारत के लिए नई तकनीकी है जैसे, तो हाँ बिल्कुल भारत में अभी एक नई तकनीकी है, लेकिन अन्य देशों में जैसे कनाडा है, इजराइल है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों में काफ़ी एरिया में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। अब भारत में कुछ राज्यों में जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी कुछ किसान
युवा किसान स्पेशली, तो वो उसमें बहुत रुचि दिखाई दे रहे हैं। तो उनके द्वारा इसका काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कहीं छोटे स्थान के पर इसको लगाकर इससे खेती का लाभ पा रहे हैं। अभी इसमें जैसे कि मिट्टी की जो खेती होती थी पहले काफ़ी समय, अभी भी चल रही है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारी समस्याएं भी आती थी। तो अभी उसमें और इसमें दोनों में अगर कंपेयर करें तो क्या समानताएं हैं और किस तरह इससे ज़्यादा लाभ हैं, अगर हम मिट्टी रहित खेती की चर्चा करें तो? जैसे हम परंपरागत खेती की और इसकी जो आधुनिक तकनीकी हाइड्रोपोनिक की तुलना करते हैं तो देखने को ये मिलता है कि आधुनिक तकनीकी में जो उत्पाद आ रहा है, एक तो गुणवत्ता वाला आता है काफ़ी, और इसके पहले हम इसके लाभ को जिक्र करते हुए इसमें सबसे पहले एक हम आज इसी महीने अक्टूबर के माह में भारत सरकार का एक प्राधिकरण है फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक अध्ययन का जिक्र करना चाहूँगा। इन्होंने पूरे भारत देश में जो सब्जियों के नमूने और सैंपल इकट्ठे किए, उनका अध्ययन किया कि जो सब्जी भारत के लोग खा रहे हैं वो कितनी शुद्ध और कितनी गुणवत्ता की है। तो उन्होंने पाया उसमें पूरे भारत देश में जो सब्जियों के सैंपल है, नमूने लिए, उसमें 9.2% सैंपल ऐसे निकले जिसमें जो हैवी मेटल्स होता है, जैसे कैडमियम है, लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है, तो ये हैवी मेटल्स उसमें जो घातक मात्रा में पाए गए, ये हैवी मेटल्स शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं और कई घातक बीमारियां पैदा करते हैं। तो हम इसको अब कितनी ज़रूरी है ये तकनीकी कि हम आज के जैसे कोरोना काल में हम देखे जाए हर कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहा है। तो हमें हर सब्जी या कोई भोजन हम ले रहे हैं तो सबसे पहले हम इतना दिमाग में ये आता है कि कितना शुद्ध है, कितना गुणवत्ता है इसमें। तो यदि कोई किसान भाई या अन्य लोग जैसे बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं जहाँ उनके पास ज़मीन नहीं है और ज़मीन है भी तो वो उपजाऊ नहीं है, ये दोनों समस्याओं का हल है। जहाँ ज़मीन नहीं है या ज़मीन है जिस या वहाँ पर उपजाऊ नहीं है, तो दोनों जगह हम उसकी छत पे, फ्लैट में, बालकनी में, जहाँ भी जगह है, स्पेस है थोड़ा सा, तो हम वहाँ इसकी हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती स्टार्ट कर सकते हैं। और जो सब्जियों का उपयोग है, घर में ज़रूरत जितनी सब्जी लगती है उस परिवारों के लिए, उसको उगाया जा सकता है। तो एक अच्छी इसमें मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि ये केवल सब्जियों की खेती के लिए ही सही रहता है, उपयोगी है, या फिर इसमें और भी फल भी लगाए जा सकते हैं या अन्य टाइप की फसलें भी उगाई जा सकती हैं? इसमें कौन सी चीज़ें उगाई जाती हैं खास तौर से? इसमें खास तौर पे अभी सब्जी का ही ज़्यादा चल रहा है। इसमें सब्जी का उगाया जा रहा है। सब्जी में जैसे टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च है, पत्तीदार सब्जियां सभी, जैसे पालक, मेथी, धनिया, पत्ता गोभी, ये सभी। इसके अलावा सब्जियों के अलावा जैसे फूल में जरबेरा है और अपना गुलाब है, इसकी खेती की जा रही है। और इसमें कुछ एरिया में कई जगह चारा भी पशुओं के लिए इसमें उत्पादन करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
चारा भी पशुओं के लिए, जैसे जब हम खेती करते हैं किसान भाई, तो उसमें चारे के लिए एक अलग से समय भी लगता है और उसमें पैसा भी लगता है। तो इससे चारे की उपलब्धता कैसे होती है और ये कितना पौष्टिक रहता है? चारा हम कंपेयर करें, जो परंपरागत चारा या सब्जी उगाते हैं और हाइड्रोपोनिक से सब्जी से उगाते हैं, जी। तो गुणवत्ता इसमें अच्छी आती है। इसका ये कारण है क्योंकि जो हम परंपरागत खेती कर रहे हैं उसमें कीटनाशक, रासायनिक खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक नियंत्रित मात्रा में हम जो घोल तैयार करते हैं उसके द्वारा पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं पौधों को, तो ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया जाता है और कीट और रोग बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो इस कारण जो कीटनाशी है और रसायन है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। जब कीट और रोग नहीं आ रहा है तो गुणवत्ता है जो सब्जियों की वो अच्छी रहती है, चारे की भी गुणवत्ता अच्छी रहती है। तो इसमें कीट नहीं लग रहे हैं इस समय? कीट और रोग बहुत कम आते हैं। अच्छा। और खेती में क्या होता है कि जब हम फल सब्जियां लगाते हैं तो उनको पॉली हाउस में लगाते थे, तो अभी इनको पॉली हाउस में ही लगाया जाता है या फिर कहीं पे भी लगा सकते हैं, अपने घरों में, छत पे, छोटी जगह पर, बड़ी खुली जगह पे, कहाँ पे इसको है ना आसानी से लगाया जा सकता है? हम देख रहे थे कि संरक्षित खेती जैसे पॉली हाउस में या नेट हाउस लगा के संरक्षित खेती की जा रही थी अभी, तो इसको भी संरक्षित खेती मतलब पॉली हाउस में भी लगा सकते हैं। और हम बाहर इस खुले खेत में या खुली जगह, बालकनी है, हम बात की जैसे छत पे है, उसमें भी हम आसानी से इसको लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने जो सावधानी है वो देखना चाहिए कि हम जो फसल का चयन कर रहे हैं इसके लिए, वो फसल के लिए उस समय तापमान और आर्द्रता वातावरण में उसके लिए उचित है कि नहीं, ये चीज़ का ध्यान रखते हुए हम कोई सी फसल का चयन करके उसमें लगा सकते हैं। जी। और क्योंकि तकनीक ये नई तकनीक है, तो हमारे कृषकों को ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को ये जानकारी हर घर में पहुंच रही हो। तो यदि कोई कृषक इसका प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क करे, कहाँ जाए, या किस तरह से उसको ये सब सारी जानकारियाँ मिल सकें? तो हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। ये भारत के लिए नई तकनीकी है और अभी इस प्रसार हो रहा है इसका काफ़ी मात्रा में। कुछ जो युवा किसान भाई बहन हैं उनमें अच्छी जागरूकता देखने को मिल रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो युवा किसान भाई बहन हैं तो उनमें जो नई तकनीक की अडॉप्ट करने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, वो जल्दी समझ में आ जाती है। तो इसकी हम प्रशिक्षण के लिए कुछ संस्थाएं हैं भारत में, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा न्यू दिल्ली, वहाँ इसके कई तरह के मॉडल मिल सकते हैं। आपके कई तरह के मॉडल बने हुए होंगे मिट्टी रहित खेती में, वहाँ आप इस प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, एक नोएडा में एक संस्था है जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, वहाँ पर आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और बेंगलोर में हैं कई संस्थाएं, दिल्ली में हैं और चेन्नई में हैं। इन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। और किसान भाई बहन जो कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग है उनके जरिए इन शिक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए जा सकते हैं और इसकी तकनीकी का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी। एक और सवाल हमारे कृषकों को बड़ा उत्साहित करता है और उत्सुक रहते हैं कि हर खेती में कुछ ना कुछ लागत लगती है, चाहे वो मिट्टी वाली खेती हो या बिना मिट्टी वाली। तो सबसे बड़ी समस्या आती है लागत की। तो इसमें लागत कैसी है, ज़्यादा है या कम है, या ज़्यादा खर्चे हैं इसमें, किस तरह की? बिल्कुल, इसमें क्या है, शुरुआती लागत थोड़ी सी ज़्यादा है जी, लेकिन जैसे समय निकलता है उस समय इससे मुनाफा इसमें बढ़ता जाता है, क्योंकि उस समय फिर बाद में इसमें लागत नगण्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लेकिन शुरुआती इसमें लागत ज़्यादा होती है, ये सही है, लेकिन बाद में इसमें मुनाफा अच्छा। और क्योंकि इसमें रोग नहीं लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही कम हो जाती हैं, कीट नहीं लगते हैं, तो उनमें कोई दवाओं का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। तो बिना दवाइयों की, बिना किसी चीज़ के, इसमें एक चीज़ का सिर्फ खर्चा होता है उस समय कि आप जो पोषक तत्वों का उपलब्ध करा रहे हैं पौधों को, तो उसमें जो घोल बना के तैयार किया जाता है उसको दिया जाता है, उसका इसमें ज़रूर खर्चा होता है। और तो न तो इसमें कीट आते हैं ना रोग आते हैं, तो जो कीटनाशी होती है, दवा का उपयोग करते हैं, उसका पूरा खर्चा बच जाता है। और हम एक्स्ट्रा पानी की सिंचाई करते हैं, वो खर्चा बच जाता है। हम कोई उसमें खरपतवार नहीं आता,
खरपतवार नहीं आता, कोई उसकी दवा नहीं डालने पड़ती, उसका पैसा बच जाता है। और एक छोटी सी जगह में हम आप आसानी से उसको देख रेख कर सकते हैं। खेत जैसे बहुत बड़ा है तो उसकी देख रेख करने में बहुत दिक्कत होती है। एक छोटी सी जगह होगी, उस छोटी सी जिसकी जगह में उत्पादन काफ़ी ज़्यादा आता है, हम लेकिन उसकी देख रेख बहुत आसानी से की जाती है। इस तरह से उसका उसमें बचत हो जाती है। हाँ जी। और जो चारा है, चारा किस प्रकार निकल जाता है इसमें? जैसे कि अगर हम सब्जियां लगा रहे हैं तो उसके चारे की व्यवस्था फिर कैसे हो? चारा इसमें खरपतवार आता ही नहीं इसमें, तो क्योंकि इसमें जो पीवीसी, जो हम हाइड्रोपोनिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें पीवीसी के पाइप होते हैं और उसमें क्या होता है, कप होता है, हर एक पॉट के लिए एक पौधे के लिए एक कप होता है। उसमें उसको कोकोपीट या कंकड़ या बालू का सहारे से उसको प्लांट को खड़ा किया जाता है और उसमें नीचे पानी का घोल प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें चारा का आना या खरपतवार का आना संभव ही नहीं है, आता ही नहीं। और जब हम कुछ भी नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो व्यावसायिक दृष्टि से अगर देखा जाए, वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम घरों में भी इसकी खेती कर सकते हैं, पौधारोपण कर सकते हैं और सब्जियां उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यावसायिक तौर पर देखा जाए तो ये कहाँ तक लाभप्रद है? शुरुआत में इसमें जैसे परिवार की जो सब्जियों की ज़रूरत है उसके लिए शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अभी बताया जो गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्य के प्रति सब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत करें वो छोटे स्तर से शुरुआत करें। आपको लगने लगेगा कि किसान भाई बहन की हमें इसमें फ़ायदा हो रहा है, फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें बताया है कि लागत ज़्यादा है, तो शुरुआत में एकदम से ज़्यादा लागत ना लगा के आप छोटे स्तर पे इस पर शुरुआत कीजिए, वो फिर उसमें धीरे धीरे आप उसको व्यावसायिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये नई चीज़ है, लोगों के सामने, किसानों के सामने बहुत नया तरीका है, ये तकनीक है, तो इस किसानों तक पहुंचना और उनकी मानसिकता को उसके लिए तैयार करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो ये हम किस तरह उन तक पहुंचा रहे हैं? अभी फ़िलहाल में उन तक किस तरह पहुंचाई जा रही है ये चीज़? बिल्कुल, किसानों की प्रवृत्ति को थोड़ा नई चीज़ आती है, उसको वो लेने में हिचकते हैं थोड़े से। हाँ, बदलने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं बदलते हैं, कैसे आप जैसे बूंद बूंद सिंचाई आई, ड्रिप पद्धति आई, तो उसमें पहले नहीं, अब लेकिन किसान, हर कोई किसान उसको उपयोग में ला रहा है। पॉली हाउस से आई, संरचित खेती आई, पहले उसको नहीं अपनाते थे किसान, अब धीरे धीरे अपना रहे हैं। हमने बात की जैसे युवा जो किसान हैं, किसान भाई बहन हैं, तो उनको आगे आना चाहिए इसके लिए, क्योंकि वो तकनीक को समझने में इसमें दक्षता रखते हैं और आसानी से समझ सकते हैं इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, क्या उसमें चुनौतियां हैं, क्या तकनीकी बारीकियां रखने चाहिए, वो आसानी से समझ सकते हैं। उनको आगे आने चाहिए और आगे आ भी रहे हैं जी देखने को। और जब हम इस तकनीक को आगे बढ़ाएं, उसको उन तक पहुंचाएं और इसकी खेती किस तरह करें, कौन कौन से हम इनमें फल सब्जियां उगा सकते हैं, इन सब चीज़ों में भी ना बहुत बड़ी एक चुनौती है ये एक देश के सामने। तो इस चुनौती के सामना करने के लिए कौन कौन सी, किस तरह की अभी समस्याएं और चुनौतियां आ रही हैं इस तकनीक में? इस तकनीक में जैसे हमने बताया, सब्जियों में टमाटर है, खीरा है, पालक है, ये पत्तेदार सब्जियां ये आसानी से उगाई जा रही हैं। कुछ जो से जैसे रूट क्रॉप बोलते हैं, जड़ वाली सब्जियां, उनमें थोड़ी समस्या आती है, उनको नहीं उगाया जाता है, आसानी से नहीं उगा सकते। फल में अपना स्ट्रॉबेरी एक है, उसको इसमें उगाया जाता है। और जो चुनौतियों की बात कर रहे हैं, क्या इसमें समस्या क्या आ सकती हैं, क्योंकि इसमें जो शोध के अभी चल रहा है, भारत देश में ये नई तकनीकी है, तो शोध चल रहा है कई प्रदेशों में, कई कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि विज्ञान केंद्र में एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में इसका एक मॉडल कई जगह लगाया गया है। तो इससे किसान उसको देखें, क्योंकि इसमें तकनीकी है थोड़ा है, तो उसको तकनीकी ज्ञान, जैसे इसमें जो सांद्रण बनाते हैं पोषक तत्वों का, वो एक निश्चित अनुपात में हर फसल के लिए अलग अलग रहता है, और उसकी जो सांद्रण की माप होती है वो पीएच और ईसी से करते हैं। पीएच मीटर छोटा सा होता है, ईसी का मीटर आता है, और पीएच का हम 5.5 से 6.5 के बीच में रखते हैं। ईसी की ऐसी मात्रा है वो 2 से 2.5 तक रखते हैं। अच्छा। तो इससे ज़्यादा ये चीज़ें हम किसान भाइयों को सीखना पड़ेगा इसमें। कुल मिला के यही है कि अगर सही तकनीक का ज्ञान लेके कृषक अच्छे से प्रशिक्षण लें और इस तकनीक को अपनाएं, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा व्यावसायिक
भी बन सकता है ये, लाभ भी ले सकते हैं इससे। और सबसे बड़ी बात है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि आपको इसमें प्योर सब्जियां मिल रही हैं, एकदम गुणवत्ता युक्त सब्जियां और फल मिल रहे हैं। तो आशीष जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि आशीष जी ने आज हमें कितनी अच्छी जानकारी दी। ऐसी ही जानकारी लेकर हर बार हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। लेकिन अभी समय हो चला है खबरें खेती का, तो जाते जाते आप देखिए समाचार और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की कुछ खास खबरों पर। सावधानी पूर्वक करें जीवाणु खाद उपयोग। गेहूं की शीघ्र पकने वाली किस्में बोएं। रबी फसलों की करें शीघ्र बुवाई। उन्नत किस्मों से आलू उत्पादन बढ़ाएं। पशुओं को गलघोटू रोग से बचाएं। और अब खबरें विस्तार से। सावधानी पूर्वक करें जीवाणु खाद उपयोग। जीवाणु खाद का फसल उत्पादन में प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। बीज उपचार द्वारा आवश्यकता अनुसार पानी में 150 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर गर्म करें। इसे ठंडा कर इसमें जीवाणु खाद के 3 पैकेट 1 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु घोलें। अब इस घोल को 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आवश्यक बीज की मात्रा पर छिड़कते हुए हल्के हाथ से बीजों को पलटते जावें, जिससे बीजों के ऊपर जीवाणु खाद की एक बारीक परत चढ़ जाए। अब बीजों को किसी छायादार स्थान पर सुखाकर शीघ्र ही बुवाई करनी चाहिए। जड़ों के उपचार द्वारा फल, सब्जियों एवं अन्य पौधों की जड़ों को रोपाई से पूर्व जीवाणु खाद के घोल में लगभग 15 मिनट तक डुबोकर रखें तथा बाद में भूमि में रोपाई करनी चाहिए। जीवाणु खाद को नम मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिलाकर पूरे खेत में सायंकाल छिटककर सिंचाई कर देनी चाहिए। गेहूं की शीघ्र पकने वाली किस्में बोएं। गेहूं से अधिकतम उत्पादन लेने हेतु शीघ्र पकने वाली किस्में बोना चाहिए। गेहूं की उन्नत किस्में जैसे MP 3367, HD 2864, HD 2932, JW 1202, JW 1203 बोना चाहिए। मध्यम अवधि में पकने वाली सिंचित किस्में जैसे GW 322, GW 273, MP 1201, MP 1142, JW 3288, JW 3211, JW 3020, JW 3173 लगाएं। देर से पकने वाली असिंचित किस्में सुजाता C 306 तथा 1 से 2 पानी वाली किस्में JW 3211, JW 3288, JW 3173, JW 3020 आदि का चयन करें। रबी फसलों की करें शीघ्र बुआई। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि जिन खेतों में नमी की कमी है वहां पलेवा कर रबी फसलें जैसे गेहूं एवं चना की बोनी शीघ्र करें। मटर, मसूर, चना की बोनी के लिए यह उपयुक्त समय है। कार्बेंडाजिम डाइथीन M45 का मिश्रण 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का उपचार कर बोनी करें। मसूर की उन्नत किस्में जैसे K75, मल्लिका, JL1, JL3 का चयन करें। देर से पकने वाली धान की प्रजातियों को खेत का सतत निरीक्षण करते रहें तथा कीट व्याधि होने पर उचित प्रबंधन अपनाएं एवं नमी बनाए रखें। कम अवधि की धान की फसल की कटाई करें। कटाई पूर्व खेत में भरे पानी को निकालें। अरहर की फसल में पत्ती लपेटक कीट दिखाई देने पर क्लोरोपाइरिफॉस या इमिडैक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। उन्नत किस्मों से आलू उत्पादन बढ़ाएं। आलू की बुवाई से 15 से 20 दिन पूर्व एक गहरी जुताई कर 2 से 3 हल्की जुताइयां करनी चाहिए। 5 से 7 दिन पूर्व पलेवा कर पाटा चलाकर अंतिम जुताई कर देना चाहिए। फिर कूड़ बनाना चाहिए जिसकी गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर हो। तत्पश्चात आलू की बुवाई करना चाहिए। बुवाई पोटैटो प्लांटर की सहायता अथवा हाथ से कूड़ों पर की जा सकती है। प्रसंस्करण हेतु तैयार होने वाली किस्मों की बीज दर सामान्य रहती है। यदि 40 से 50 ग्राम के कंद बुवाई हेतु प्रयोग किए जाएं, तब बीज दर 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आती है। यदि 25 से 35 ग्राम के कंदों का इस्तेमाल बुवाई के लिए किया जाता है, तब बीज दर 15 से 21 क्विंटल आती है। बोने से 15 दिन पूर्व बीज को कोल्ड स्टोरेज से निकालकर
छायादार स्थान पर पतली परत के रूप में बिछा देना चाहिए ताकि अंकुरण हो सके। यदि अंकुरित आलू का प्रयोग बुवाई हेतु किया जाता है तब उपज अच्छी प्राप्त होती है। बोने से पूर्व आलू के कंदों को डाइथीन M45 के 0.25% घोल में कंदों को 10 मिनट तक उपचारित कर बोना चाहिए, जिससे फफूंद जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है। आलू से अधिक उत्पादन लेने हेतु आलू की उन्नत किस्में कुफरी चिपसोना 2, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी हिमसोना, कुफरी सूर्या, कुफरी प्रायसोना, कुफरी ज्योति एवं कुफरी लवकर लगाना चाहिए। पशुओं को गलघोटू रोग से बचाएं। पशुओं को गलघोटू रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। यदि पशुओं को अलग कर इनका उपचार करना चाहिए तथा पशुशाला अथवा जहां पशुओं को रखा है उस स्थान पर फिनाइल का छिड़काव करना चाहिए। स्वस्थ पशुओं में टीकाकरण करना चाहिए। HSLM प्रेसिपिटेट टीका द्रव्य 5 मिलीलीटर उपद्रवचीय मार्ग से बछड़ों को 5 से 3 माह की आयु पर टीकाकरण करना चाहिए। यदि 2 से 3 माह की आयु पर टीकाकरण करवा लिया गया है तो उसे 5 से 6 माह पर फिर से करवाना चाहिए। इसके बाद यह टीकाकरण प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व करवाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहां बीमारी अधिक होती है, टीकाकरण प्रत्येक 6 माह बाद आवश्यक है। बीमारी फैलने पर टीकाकरण करने के बाद भी कुछ पशुओं में यह बीमारी हो सकती है, अतः पशुपालक को यह बात बताना आवश्यक है कि कुछ पशु जिनमें रोग के जीवाणु प्रवेश कर गए हैं, उनमें टीकाकरण करने के बाद भी रोग के लक्षण आते हैं, अतः उन पशुओं को अलग कर उनका उपचार करवाना चाहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।